वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपकी एजुकेटर प्रतिमा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस न्यू सीरीज में, न्यू कोर्स में। और ये कोर्स स्पेशली डिजाइन किया गया है आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर UPPSC एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, CSAT के लिए स्पेशल यहाँ पर सीरीज डिजाइन की गई है। ठीक है, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके चलेंगे 2016 से लेकर 2023 तक। CSAT में आने वाले सारे क्वेश्चंस मैं आपको इन सीरीज में करवाऊंगी। ये क्लासेस आपकी क्लास वाइज चलेंगी, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 अप टू जब तक आपका कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं होंगे ये क्लासेस आपकी तब तक चलेंगी। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक CSAT का कोर्स भी बनाया है जो आपको हमारी एप्लीकेशन में मिलेगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में UPPSC प्री CSAT करके वो कोर्स है, वहां से आप उसे ले सकते हैं। इन क्लासेस में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, लेकिन उस कोर्स में मैंने आपको डीप थॉरो एकदम थॉरोली पढ़ाया है विद कॉन्सेप्ट, ट्रिक, जितने भी उसमें मेथड्स अप्लाई होते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक के क्या कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, किस तरीके से आपने वो क्वेश्चंस करने हैं, स्मार्ट वे क्या है, वो सारा मैंने आपको कोर्स में बताया है। ठीक है, सो अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास करने का हमारा जो तरीका रहेगा उसमें मैं आपको कैसे करवाऊंगी, जैसे हमारी क्लास 1 है तो क्लास 1 में हम कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम रीजनिंग के लेंगे, कुछ क्वेश्चन मैथ्स के ले लेंगे, कुछ इंग्लिश के ले लेंगे, कुछ डिसीजन मेकिंग के ले लेंगे, कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स के हम क्वेश्चंस ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो क्लास करने का तरीका रहेगा और यही तरीका हमारा एंड तक चलेगा। ठीक, अब इंग्लिश में जैसे मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो हमारी सबसे लास्ट वाली क्लास में आपको मिलेगा, जो हमारी क्लास नंबर 19 और 20 आई थिंक रहेगी, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को हम अपने स्टार्ट करेंगे, देखते हैं पहली क्लास नंबर 1 में आज की क्लास में क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे स्टार्ट होता है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच इज द ऑड नंबर इन द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है मैथ्स का क्वेश्चन है, शुरुआत हमने मैथ्स से करी है। ठीक है, जिसे हम क्वांट्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पर ऑड नंबर क्या है, विषम नंबर क्या है, विषम नंबर की पहचान क्या होती है, सम की पहचान क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देती हूँ। देखो बच्चे, जब भी हम मैथ्स में बात करते हैं तो दो तरीके के ही नंबर होते हैं। फर्स्ट इज ऑड नंबर, यानी कि जिसको हम हिंदी में अगर बताएं तो एक होता है हमारा विषम संख्या। ठीक है, उसके बाद दूसरी होती है हमारी इवन नंबर्स, जिसको हम कहते हैं सम संख्या। इवन नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके यूनिट प्लेस में, यूनिट मतलब इकाई के स्थान पर या तो 0 आता हो, या 2 आता हो, या तो 4 आता हो, या 6 आता हो, या फिर 8 आता हो। इनमें से कोई सा भी नंबर अगर आपके यूनिट प्लेस में आता है, इकाई के स्थान पर अगर इनमें से कोई सा भी नंबर आ रहा है तो वो नंबर जो आपका रहेगा वो आपकी सम संख्या रहेगी, इवन नंबर। और इसके अलावा अगर इनमें से कोई सा भी नंबर नहीं है तो डेट मीन्स वो नंबर जो है वो आपका ऑड नंबर है, वो नंबर आपका विषम संख्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर बच्चे अगर मैं यूनिट प्लेस की बात करूं तो इसके यूनिट प्लेस में 1 है। ठीक, दूसरे नंबर में देखें तो इसके यूनिट प्लेस में है 6, इसके यूनिट प्लेस में 0 है, और जो ये नेक्स्ट है इसके यूनिट प्लेस में है 6। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी नंबर अगर आ गया तो वो आपकी सम संख्या है। यानी कि ये और ये तीनों जो हैं ये आपके कौन से नंबर्स हैं, दीज आर योर इवन नंबर्स, ये आपकी सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हो गया ये आपका ऑड नंबर हो गया, यानी कि यही आपका विषम नंबर है और यही आपको चाहिए। ठीक है, देखा कितना सिंपल सा सवाल था, ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया है।
मैं सारे क्वेश्चन वही करवाऊंगी जो आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये जो मैंने आपकी जो क्लासेस में आपकी करवा रही हूँ, ये आपकी यूपी पीसीएस सीसैट के लिए तो हेल्पफुल है ही। ऑब्वियसली मैं वही क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ, तो वो तो आपके क्लासेस हैं ही। इसके अलावा आपकी स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं, जहां पर सीसैट आता है पेपर 2 में, ऐसे कोई सा भी एग्जाम है, तो उसके लिए ये क्लासेस भी हेल्पफुल है। साथ ही साथ मैंने वो जो कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है सीसैट का, जो आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, यूपी पीसीएस प्री सीसैट करके वो कोर्स है, उसकी हेडलाइन है यूपी पीसीएस प्री सीसैट। तो वो कोर्स बच्चे आप समझ लीजिए कि आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। उस कोर्स को लेने के बाद आपका किसी भी स्टेट का, जिसमें आपका पीसीएस के एग्जाम में सीसैट आपका पार्ट है, पेपर 2 है, वो एग्जाम उससे कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपका आरओ, एआरओ, बीईओ सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने आपको सीसैट का ये कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया है। और ये क्लासेस भी आपकी हेल्पफुल है सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मैं बीच बीच में इसमें हर क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, ऑप्शन नंबर ए। नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ, उसको करने का बेस्ट मेथड क्या है वो भी बता रही हूँ। जहां पे 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वो भी बता रही हूँ, फिर स्मार्ट तरीका क्या है करने का वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है, उसे 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन में सिंपल आपको फॉर्मूला तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बस इस एक फॉर्मूले का यूज करना है आपको फिर चाहे वो डिस्टेंस निकालने के लिए कह दे, चाहे वो आपको टाइम निकालने के लिए कह दे, या फिर आपको स्पीड निकालने के लिए कह दे, आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक, अब बच्चे यहाँ पर आपको स्पीड आपको दे रखी है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की, जिसे हम कहते हैं चाल। ये कितनी दे रखी है आपको? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको दे रखी है। और आपसे डिस्टेंस बोलता है, कहता है 110 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, और 132 मीटर लंबे पुल को क्रॉस कर रही है। तो जब बच्चे ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ट्रेन भी है, पुल भी है, तो ऐसे केस में हम जो डिस्टेंस लेते हैं, यानी कि कुल दूरी जो हम लेते हैं, वो दोनों को ऐड करके लेते हैं। तो यहाँ पर 110 प्लस 132 हम लेंगे, राइट? तो ये आ जाएगा 242। क्लियर? अब ये 242 किस यूनिट में आया है? मीटर में आया है। स्पीड हमको लेकिन किलोमीटर प्रति आवर में दी है, तो यूनिट हमेशा हमारी सेम होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि यूनिट एक को हम किलोमीटर में नाप रहे, एक को मीटर में नाप रहे, एक को घंटे में नाप रहे, एक को सेकंड में नाप रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिट जो होनी चाहिए वो आपकी सेम होनी चाहिए, राइट? अब ये 36 किलोमीटर पर आवर जो है, इसको जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 5/18। 5/18 से आप इसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मल्टीप्लाई करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो जाएगा ना आराम से। 36 और 5/18 तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, सिंपल मैंने बता दिया, ठीक है? तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब आपको बोला गया है बच्चे कि टाइम क्या होगा, तो टाइम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन स्पीड अपॉन में आ जाएगी। और जैसे ही स्पीड अपॉन में आएगी तो हम सिंपल क्या कर देंगे? 242/10 करेंगे, तो ये आ जाएगा 24.2 कितना सेकेंड। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे करने हैं आपको। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इफ a/3 बराबर है b/4 के, जो कि बराबर है c/7 के, देन द वैल्यू ऑफ a + b + c डिवाइडेड बाय c इज क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि जो आपका a/3 है, ठीक है बच्चे, वो बराबर किसके है? b/4 के, जो कि बराबर है c/7 के। अब बच्चे ये तीनों जो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं,
a/3 b/4 के बराबर है, b/4 c/7 के बराबर है, यानी कि ऑब्वियस है कि a/3 जो है वो c/7 के बराबर है। तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। आपको वैल्यू चाहिए a + b + c डिवाइडेड बाय c की। बच्चे अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, यानी कि इन दोनों को किनको, a/3 को कंपेयर करूं अगर मैं c/7 के, तो ये आ जाएगा मेरा a/c बराबर 3/7। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। इसके बाद मैं अगर इन दोनों का कंपेयर करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास b/c बराबर में 4/7। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मुझे a/c मिल गया और b/c भी मिल गया, ठीक है। यानी कि सिंपल a/c प्लस b/c मेरे पास है। अब अगर मैं c/c करती हूँ तो 1 ही आएगा, उसमें तो कोई टेंशन नहीं, यानी कि मैं कर सकती हूँ उसको। तो अब अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, c ऊपर कितना आएगा, a प्लस b प्लस, और ये 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। यानी कि ये वही तो इक्वेशन है जो हमको पूछी गई है। यानी कि ये कैसे आई, जब मैंने इन तीनों को ऐड किया। और तीनों को ऐड कैसे किया है मैंने, सिंपल है। यहाँ पर ये कितना आया है, 3/7। देखो ये हो जाएगा 3/7 प्लस दूसरी इक्वेशन है 4/7। तीसरी आपके पास +1 थी, ठीक। ऐड करने पे सिंपल है, 3 + 4 + 7 आ जाएगा अपॉन में 7। तो 4 और 3 7, 7 और 7 14, यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 7। आंसर आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। अब 2 पर्सन है, ए है और बी है। इन दोनों की जो महीने की मासिक आय है वो है 4:5 के अनुपात में दे रखी है इन्होंने, और उनका जो खर्चा है वो भी उन्होंने अनुपात में दे रखा है 7:9 में, राइट। कहता है कि इस दोनों लोग, ठीक है, 50-50 रुपए मंथली बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं। कितना, 50-50 रुपए। यानी कि ए भी 50 रुपए सेव कर रहा है और बी भी आपका 50 रुपए सेव कर रहा है। अब बच्चे ये कहता है कि आपको यहाँ पर ए की इनकम पता करनी है, मंथली इनकम ए की कितनी होगी। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मंथली इनकम जो है उनकी, ए और बी की मंथली इनकम जो दे रखी है आपको, वो 4:5 के फॉर्म में दे रखी है, यानी कि 4 और 5 का अनुपात है, राइट। अब एक्सपेंडिचर भी आपको अनुपात में दे रखा है और आपसे केवल एक ही नंबर दे रखा है, वो नंबर है 50, और कहता है कि हर महीने ये लोग 50 रुपए बचा रहे हैं। तो बच्चे सिंपल सी बात है, किसी की भी कोई भी इनकम है, चाहे वो ए की है या बी की इनकम है, उसमें से अगर मैं बचत को निकाल दूं तो उनका कितना खर्चा हुआ वो आ जाएगा। और खर्चा कितना हुआ है उनका, 7:9 का खर्चा हुआ है। अब इनका कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा 36x, ये हो जाएगा 450, राइट। बराबर में करेंगे तो ये आ जाएगा 35x और ये आ जाएगा 3.5। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, ये इधर चला जाएगा, x आ जाएगा, 450 उधर चला जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे 100 बच गया। अब ये x की जो वैल्यू आई है, ये आपकी x की वैल्यू कितनी आई है, 100 आई है। अब आपको पूछा है कि a की मंथली इनकम कितनी है, तो बच्चे a की मंथली इनकम जो अनुपात में थी वो 4x थी और b की मंथली इनकम 5x थी। x की वैल्यू आपको 100 पता चल चुकी है, यानी कि 100 में 4 का गुना करेंगे तो 400 आ जाएगी। तो 400 आपकी a की मंथली इनकम है और 500 आपकी b की मंथली इनकम है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसे हम सिलॉक्स का क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इसको करने के देखो कितने तरीके हैं। आप इसे सिलॉक्स के हेल्प से भी कर सकते हैं, जिसको न्याय निगम कहते हैं, या फिर आप इसे स्टेटमेंट और एजम्पशन कंक्लूजन वाले जो लॉजिकल रीजनिंग में जो पार्ट है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। सो बेस्ट मैं आपको मेथड बताऊं तो सिलॉक्स वाला मेथड जो है बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें वेन डायग्राम बनाया जाता है। अब वेन डायग्राम जब आप बनाते हैं ना किसी भी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए 99% आपका सॉल्व हो जाता है, सिर्फ फिगर देख के आपका आंसर आ जाता है। अगर आपने वेन डायग्राम सही बना लिया है तो यानी कि आपके क्वेश्चन की 99% सही होने के चांस है। उसके बाद आपका कंक्लूजन डिसाइड करता है कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सभी स्नातक जो है वो कुर्सियां हैं।
अब सबसे पहले तो बच्चे ये बात आपको समझनी होगी कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको अपना माइंड नहीं यूज करना कि भाई स्नातक जो है यानी कि ग्रेजुएट जो है वो चेयर कैसे हो सकते हैं। कई जगह पे लिखा होता है कि सभी कुत्ते शेर हैं, तो कुत्ते शेर कैसे हो सकते हैं। ये सब आपको नहीं सोचना। आपके लिए इस गिवन स्टेटमेंट में जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 तक भी जाएंगे, तो आपको ये मान के चलना है कि कथन में जो भी वाक्य दिया गया है आपके लिए वही सच है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना। अगर बोला गया है कि सभी रात दिन है तो हाँ है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई रात है तो दिन कैसे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी कथन में जो भी आपको दिए रहेंगे 1, 2, 3, 4 जितने भी होंगे वो आपको सही मान के चलने हैं। यहाँ पे कहता है कि सभी स्नातक कुर्सियां हैं। अब बच्चे जितने भी स्नातक हैं वो सभी क्या है, कुर्सियां, तो ये कुर्सियों के अंदर आएगा। राइट। अब यहाँ पर किसी बच्चे को ये तो डाउट नहीं है कि मैम आपने ये स्नातक वाला जो पार्ट है इसको कुर्सियों के अंदर क्यों रखा, बाहर क्यों नहीं रखा। और अगर किसी को डाउट है तो मैंने हमारा जो सीसेट वाला कोर्स है जो आपको हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाली एप्लीकेशन में मिल जाएगा, इस कोर्स में मैंने वेन डायग्राम और सिलॉक्स बहुत ही डीप तरीके से पढ़ाया है। उसमें मैंने बिल्कुल बताया है कि कौन सी चीज अंदर आती है, कौन सी चीज बाहर जाएगी, कौन सी चीज आधी आती है, कौन सी चीज पूरी आती है, तो वो मैंने आपको उसमें बताया है पूरा। ठीक है, तो आप हमारा वो वाला कोर्स इसमें ले सकते हैं डीप नॉलेज के लिए। उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया है सारी चीजें। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊं कि सॉल्व कैसे करना है। इनके पीछे की जो थ्योरी है वो आपको उस कोर्स में मिल जाएगी, तो आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको हमारी ऐप में वो कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, कहता है सभी स्नातक जो है वो कुर्सियां हैं। तो आपके ये जितने भी स्नातक आ गए ये आपकी कुर्सियों के अंदर आ गए। चेयर कह लो या कुर्सियां कह लो, चलो। राइट। और सभी कुर्सियां क्या है, वो मेज हैं, यानी कि ये जितनी भी कुर्सियां हैं ये सब क्या हो गई हैं, आपकी मेज हो गई हैं। अब यहाँ पे अनुमान पे आते हैं। कहला कहता है अनुमान कि सभी स्नातक जो है वो मेज हैं, सभी स्नातक मेज हैं। तो ये स्नातक का पूरा पार्ट मेज के अंदर है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। जिसको किसी को भी इसमें डाउट हो तो कि भाई मैम ये कैसे सही हो गया, तो मैं आपको बताती हूँ पूरी थ्योरी मैंने आपको करवाई हुई है, कैसे ये हो गया आप उसमें से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो आप कोर्स ले लेंगे ना तो उसमें आपको इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ मिल जाएगा। सारी चीजें उसमें सॉल्व आपको मैंने डीप तरीके से पढ़ाई है। इनफैक्ट वो कोर्स आप ले लेंगे तो वो आपका आरओ में भी काम आएगा, वो आपका बीईओ में भी काम आएगा, वो आपके जो अदर स्टेट के पीएससी एग्जाम्स होते हैं जैसे एमपी पीएससी, राइट, यूके पीएससी, उनमें भी काम आएगा। दूसरा कहता है सभी मेजें जो है वो स्नातक हैं। तो बच्चे मेज का इतना वाला पार्ट, ये वाला जो मेज का पार्ट है ये तो स्नातक ने कवर नहीं किया, यानी कि सभी मेज स्नातक नहीं हो सकती। तो सिर्फ एक ही होगा, केवल अनुमान ए निकलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि प्रत्येक मंत्री जो है वो विद्यार्थी होता है। ठीक है, इसे आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं और इसे आप लॉजिकल रीजनिंग की हेल्प से भी कर सकते हैं। सब प्रत्येक मंत्री, अब प्रत्येक आ गया है यानी कि यहाँ पर ईच की वैल्यू आई है, ईच के बारे में बताया गया है। तो जब भी आपको ईच के बारे में बताया जाता है तो वो ऑल का वहां पर फिगर बनता है, ऑल वाला। ठीक है, ये बात मैंने बताई है आपको। अब यहाँ पर प्रत्येक मंत्री, जितने भी मंत्री हैं वो सभी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। ठीक, प्रत्येक विद्यार्थी अनुभवहीन है। जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी क्या है, अनुभवहीन है। अब देखो, सिर्फ मुझे वेन डायग्राम बनाना पड़ा है, बस मैंने ये 3 सर्कल बना दिए, वेन डायग्राम बना दिया, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। वेन डायग्राम पढ़ना अगर आता है आपको कि कैसे इसमें पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन जो है ना
सेकंड्स का होता है, बिल्कुल सेकंड्स का, और सबसे इजी यही क्वेश्चंस होते हैं और इनकी क्वांटिटी भी एग्जाम में ज्यादा होती है। तो प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, तो यस देखो मंत्री का ये सारा पार्ट अनुभवहीन के अंदर आ रहा है, तो ये सही है। फिर कहता है कुछ अनुभवहीन विद्यार्थी है, तो यस अनुभवहीन का ये वाला पार्ट विद्यार्थी नहीं तो कवर किया है, तो ये भी सही है। सो दोनों ही अनुमान निकलते हैं, अनुमान ए तथा बी दोनों ही यहाँ पर निकलते हैं, राइट। नेक्स्ट, कुछ पक्षी जो हैं वो हाथी होते हैं। अब किसी को ये डाउट भी होना चाहिए कि पक्षी हाथी कैसे हो सकते हैं। अब ये कुछ है तो कुछ का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, आधा आधा, तो ये आधा आधा जो है ना ये कुछ है, ठीक है। तो कुछ पक्षी क्या है, हाथी हैं, और कुछ हाथी क्या है, सफेद है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये कहता है कुछ पक्षी सफेद हैं, तो बच्चे पक्षी और सफेद के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वेन डायग्राम की हेल्प से करने में देखो कितना इजी हो गया। हमको वेन डायग्राम पढ़ना आना चाहिए, फिगर देख के आंसर हमारा निकल जाता है। कुछ सफेद पक्षी होते हैं, तो यानी कि ये देखो सफेद इधर है, पक्षी इधर है, डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं, तो ये भी गलत है। तो जब कुछ पक्षी भी सफेद है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे नहीं कह सकते कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, गलत है। नीचे वाला भी गलत है, तो ये हो जाएगा ना तो अनुमान ए और ना ही बी निकलता है। आगे देखो, कोई बल्ला गेंद नहीं है। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है इनमें से एक आध रिपीट भी हो जाए, और होते ही है रिपीट, ठीक है। तो देखो कोई बल्ला गेंद नहीं। अब नो वाला कैसे बनेगा, अभी देखो हम किस तरीके से कर रहे हैं। पहले मैंने आपको ऑल वाला करवाया, फिर मैंने आपको सम वाला करवाया यानी कुछ वाला। अब हम करेंगे नहीं वाला, कि कोई बल्ला जो है वो गेंद नहीं है। तो देखो यहां पे बल्ला जो है, ये बल्ला आ गया आपका। अब ये बल्ला गेंद नहीं है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस तरीके से, ठीक। कोई गेंद जो है वो विकेट नहीं है। अब ये गेंद और विकेट के बीच में ये रिलेशन बनेगा, नो का रिलेशन यहाँ पे। अब ये इनका फिगर बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखो। कहता है कि कोई भी बल्ला विकेट नहीं है, तो बच्चे बल्ला और विकेट के बीच में डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं दे रखा। हमें गेंद इनके बीच में एक माध्यम है, जो हमें पता है कि बल्ला गेंद नहीं है और विकेट भी गेंद नहीं है, लेकिन बल्ले के बीच में और विकेट के बीच में डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम ये बता ही नहीं सकते, राइट। सभी विकेट बल्ले हैं, सभी विकेट जो है वो बल्ले हैं, जब उनके बीच का रिलेशन हमको पता ही नहीं है, तो फिर हम वो हो सकते हैं वो नहीं हो सकते, वो हम कैसे बताएंगे, तो ये भी गलत है। अब एक बात समझो, यहाँ पर बच्चे मैंने आपको थ्योरी में एक केस बताया था ईदर और का। जिन बच्चों ने कोर्स लिया है और पढ़ा है उनको पता है ईदर और का केस क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो आपके दोनों में आपके एंटिटी सेम है, बल्ला इसमें भी है इसमें भी है, विकेट इसमें भी है इसमें भी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, और दोनों के बारे में श्योर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या लगता है, या तो का केस लगता है ईदर वाला, राइट। लेकिन यहां पर ईदर नहीं दे रखा है, तो हम इसे ना तो में ही मानेंगे कि ना तो अनुमान ए और ना ही बी निकलता है, क्योंकि दोनों ही गलत है, राइट। नेक्स्ट, अब हम इंग्लिश में आ जाते हैं अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इंग्लिश की थ्योरी क्लास में जो हमने थ्योरी करी है कोर्स में, उसमें मैंने आपको बताया था कि पंक्चुएशन क्या होता है। पंक्चुएशन एक ऐसे आप समझ लो कि एक कंप्लीट अरेंजमेंट है, ठीक है। किसी घर को जब आप अरेंज करके रखते हैं, अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं, तो अच्छा लगता है ना। चीजें अगर बिखरी रहे तो कैसा लगेगा। आप जो बेड है वो बेडरूम में ही लगाएंगे, किचन में तो लगाएंगे नहीं। खाना किचन में ही बनाएंगे, बेडरूम में तो बनाएंगे नहीं, है ना। तो पंक्चुएशन जो होता है इसका मतलब होता है किसी तरीके से सेंटेंस जो है उसमें उसका प्रॉपर अरेंजमेंट। तो उसमें हम कैपिटल लेटर्स भी देखते हैं,
कैपिटल लेटर स्टार्टिंग का जो पहला, किसी भी सेंटेंस का जो पहला शब्द होता है उसका जो पहला लेटर होता है, और अगर वो प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल होगा, राइट? ठीक है ना। उसके बाद जैसे यहाँ पे ये है रामा है, रामा एक नाम है तो ऑब्वियसली आर यहाँ पर कैपिटल आएगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद ये कहता है रामा रिसीव्ड अ फाउंटेन पेन, हरी अ वॉच। अब बच्चे हरी एक लड़के का नाम है तो ये भी कैपिटल आएगा, राइट? दूसरी बात, ये एक सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है, यानी कि दो क्लॉज हैं, दोनों को डिफरेंट करना है तो कॉमा देना पड़ेगा बीच में, यही पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कोर्स में पढ़ाया हुआ है, तो आप ये कोर्स कंप्लीट परचेज कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। एक एक पॉइंट मैंने उसमें डिटेल से बताया है आपको, ठीक है। इसका जो करेक्ट होगा कि रामा रिसीव्ड अ फाउंटेन पेन और हरी अ वॉच, कॉमा आगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, जितने भी उसके दोस्त थे उसके ऊपर हंसे, ठीक है। तो ये आपका इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका चेंज होगा, SON, राइट। चलिए, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो सबसे पहले हिम का हो जाएगा, हिम जब ऑब्जेक्ट से उठ के सब्जेक्ट में आएगा तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और पॉजेसिव केस की बात करें तो हिज होता है। तो यहां पर हमको चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो ये हो जाएगा ही, राइट। तो ही, अब बच्चे यहां पर क्या है? लाफ्ड, राइट। ये है सेकंड फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म। तो जब इस सेकंड फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे तो बी की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज या फिर वर। अब ये आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ तो वॉज ही आएगा, तो ये आ जाएगा ही वॉज लाफ्ड एट। अब देखो वॉज लाफ्ड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें इज है, ये भी नहीं होगा, तो एक ही बचा ऑप्शन नंबर डी। तो ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको करेक्ट आंसर फिल करना है, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट होगा वो आपको फिल करना है, राइट। कहता है प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सबमिट योर एप्लीकेशन डैश टाइम। अब जब भी बात आती है टाइम की, समय की, जहां पर एक्सपेक्टेड टाइम की बात होगी, कि मैंने किसी को बोला है कि भाई 5 तारीख को मुझे ये काम सबमिट चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड की बात हो रही है कि सामने वाला जब काम सबमिट करेगा तो वो 5 तारीख को करेगा, है ना। तो बच्चे यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट कर रहा है, तो सबमिट करने के लिए क्या होगा? इन टाइम। इन टाइम जो है एक फ्रेज होता है, राइट, जब भी बात आती है एक्सपेक्टेड टाइम की। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स गिव्स द मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम एंड फ्रेज। ईडियम और फ्रेज की यहाँ पर बात हो रही है, जिसको हम हिंदी में मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, ये सब भी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर है स्नेक इन द ग्रास, घास में सांप छुपा हुआ है। तो घास में सांप छुपा हुआ है यानी कि वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप उसे देखेंगे नहीं तो वो, आप अगर घास पे चल रहे हैं, आपने उसे देखा नहीं तो आपको काट भी सकता है, यानी कि वो आपका दुश्मन है, ठीक है। तो एक ऐसा दुश्मन जो छुपा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया ए हिडन एनिमी, राइट। नेक्स्ट,
चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात आती है इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो राधा सेड, सेड पे ही यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ये उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है। तो अगर सिर्फ सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा। टोल्ड में कब कन्वर्ट होगा, जब सेड के साथ टू भी जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेड है तो राधा सेड ही रहेगा, राइट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम डैट का यूज करते हैं। उसके बाद फर्स्ट पर्सन है अगर, तो दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक, ये देखो फर्स्ट पर्सन जो है दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन होता तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होगा। आई जो है एक फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है राधा, राधा एक लड़की है तो यानी कि शी आएगा। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर इसमें क्या किया है कि डैट के बाद फर्स्ट ऑप्शन में देखो यहाँ पर इन्होंने डैट के साथ आई लिखा हुआ है, जबकि ये तो चेंज होगा, तो पहला वाला ऑप्शन कैंसिल। दूसरे में राधा सेट शी तो आ गया, सब में शी है। अब एम जो है बच्चे, शी के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम बात करते हैं इसको, जब हमें पास्ट में बनाना है तो एम जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, इज में, वॉज में, किस में बताइए। ठीक, तो ये एम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सी के अकॉर्डिंग, यानी कि वॉज आएगा, यहाँ पे इज लिखा है ये कैंसिल, तो वॉज आएगा, वेल का वेल आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, आगे अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपर्सनल स्किल्स, अंतरव्यक्तीय संबंध जो है। प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद डिसीजन मेकिंग आर, निर्णय से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो किससे निकलती हैं, फियर से निकलती हैं। हाँ, फियर फ्रॉम होप्स, उम्मीदों से, ठीक है, या फियर फ्रॉम फॉल्स होप। देखो उम्मीदों से समस्या नहीं है, झूठी उम्मीदों से समस्या है, तो फॉल्स आएगा, फियर एंड फॉल्स होप, भय एवं झूठी आशा। इंटरपर्सनल स्किल्स के सभी टॉपिक्स, ठीक है, विद डीप नॉलेज मैंने आपको कोर्स में करवाए हैं, थ्योरी करवाई है जिसमें मैंने आपको इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, साइमन रूल, सारी चीजें मैंने आपको उसमें बताई है, राइट। नेक्स्ट देखो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। You are a member of the board of directors of a big business house. You do not agree with the decision of the board on a particular issue. Then आपका क्या एक्शन रहेगा, A, B, C, D में से, राइट। कहता जाता है कि आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल सदस्य हैं। अब किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे, अपने पॉइंट उनके सामने रखेंगे, या निर्णय को स्वीकार कर लेंगे, या जैसा उन्होंने कहा वैसा आपने मान लिया। आप उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन जैसा उन्होंने कहा आपने वो मान लिया, राइट। नेक्स्ट, निर्णय को अस्वीकार कर विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग करेंगे, बिल्कुल अस्वीकार कर देंगे, खारिज कर देंगे कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता, और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, या फिर उच्च स्वर में अपना विरोध प्रकट करेंगे, या हुल्ला करने लगेंगे, हुटिंग करने लगेंगे कि मुझे आपकी बात से बिल्कुल सहमति नहीं है। तो ऐसा तो आप नहीं करेंगे, है ना, ऐसा तो आप नहीं करेंगे। आप हाँ, ऐसा तो आप नहीं करेंगे। आप निर्णय को अस्वीकार करके एक्सप्लेनेशन, एक मिनट, ये भी अच्छा, सॉरी, ठीक है, तो ये नहीं करेंगे आप इसको यहाँ पे अस्वीकार करके विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग भी नहीं करेंगे, निर्णय को स्वीकार भी नहीं करेंगे। आप उनके समक्ष अपने पॉइंट्स रखेंगे। हो सकता है आपके पॉइंट्स वैलिड हो, ठीक है, हो सकता है वैलिड ना भी हो, तो आप अपनी बातें उनके सामने रखेंगे, उनको अपनी बातें समझाएंगे, फिर पूरी कमेटी जो डिसाइड करेगी वो निर्णय लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, which of the following cognitive process occurs when an individual freely considers a variety of potential solutions to artistic, literary, scientific और practical problems, right? निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो उस समय घटित होती है जब व्यक्ति
कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है। देखिए, वो ह्यूरिस्टिक थिंकिंग होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है। वो आपकी ह्यूरिस्टिक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वतः शोध चिंतन। साफ साफ लिखा है। ठीक, नेक्स्ट। अब इसे आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट इसको करना है, राइट। जो आपके सामने शब्द दिए गए हैं 5 शब्द, इसको आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है। तो कैसे, देखो इसमें लिखा है योजना बनाना, दोहराना, प्रकाशित करना, सोचना, लिखना, राइट। अब बच्चे इसमें आप समझो कि कोई चीज है, आप कोई प्लान बनाते हैं, कोई आपने प्लान बनाया। प्लान बनाने से पहले आप सोचेंगे, ऐसा तो नहीं है कि बिना सोचे समझे कोई भी प्लान बन जाता, नहीं, प्लान से पहले सोचा जाता है। तो प्लान जब भी बनाएंगे, कोई योजना बनाएंगे तो सोचेंगे। अब आपने प्लान बनाया, उसके बारे में सोचा, सोच लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उसके बारे में उसको लिखेंगे, राइट करेंगे, लिखेंगे। अब आपका प्लान सही है, गलत है, कैसा है, उसे पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने पे लगा कि हाँ भाई मेरा प्लान सही है, तो उसे आप पब्लिश कर देंगे। ठीक, अगर इनकी मैं बात करूं तो थिंक जो है वो किस पे है, नंबर 4 पे, प्लान नंबर 1 पे है, राइट है नंबर 5 पे, रिवाइज नंबर 2 पे है और पब्लिश है आपका नंबर 3 पे, राइट। तो ये जो है आपके नंबर्स, ये कैसे हो जाएंगे, देखो नंबर 4, नंबर 1, 5, 2, 3। तो ये कौन सा है, 4, 1, 5, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब हम क्लास 2 में आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे।